साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर अपन चर्चा कर रहे हैं। टॉपिक ऐसा जो बहुत सिंपल है बट है भी बहुत कॉम्प्लिकेट। और कॉम्प्लिकेट बनाता कौन है इसे? सिर्फ आप और आप। कुछ ऐसी गलतियाँ करके जो बहुत सामान्य है। तो आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, ऐसी स्टोरी इसमें बहुत सामान्य गलती करी वादी ने, बट उस गलती का परिणाम क्या हुआ। 11 प्लॉट थे एक अच्छी लोकेलिटी में, वो गए हाथ से। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि जो कंसर्न रिस्पोंडेंट था या जो कंसर्न था प्रतिवादी, केस चल रहा है उसके ऊपर, उसको कोई फिक्र नहीं है, प्लॉट उसने बेच दिए। और अल्टीमेटली सेक्शन 52 टीपीएड का जो क्लॉक था कि अगर आप ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ केस कोई सब्जेक्ट मैटर को बेच रहे हो, यहाँ सब्जेक्ट मैटर क्या है 11 प्लॉट, उसको बेच दिया, तो ऐसा जो डिस्पोजल है वो वॉइड है अपने आप में, ऐसा आप नहीं कर सकते। और इसमें जजमेंट बहुत सारे हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, पर इसके बावजूद भी वादी कुछ नहीं कर पाया प्रतिवादी का। सिर्फ एक गलती से, अगर वो गलती नहीं करता तो आज फ़ायदे में होता वादी, बट चूंकि वो गलती हो गई तो डेफिनेटली जो है इसका फ़ायदा लगेगा प्रतिवादी। मामला क्या था समझेंगे, नोट डाउन करेंगे और शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। साथियों इस केस का टाइटल जो है वो है आकाश बनाम किशोर सिंह। जजमेंट जो है ये एमपी हाई कोर्ट का है, फैसला है 5/11/24 का। ये तो होगी सामान्य जानकारियाँ। साथियों इस केस के अंदर जो कंसर्न पिटिशनर है आकाश, वही इस केस का अपीलांट या प्लेंटिफ, जो भी आप कहना चाहें वो आप कह सकते हैं। इस प्लेंटिफ ने दावा किया रेस्पोंडेंट पे। इसका कहना यह था कि जो कंसर्न रेस्पोंडेंट हैं उनकी नीयत ख़राब है और जो मेरी प्रॉपर्टी है, मीन्स जो 11 प्लॉट हैं उसको ये खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं, तो मुझे इन प्लॉट का मालिक घोषित किया जाए और इन कंसर्न रेस्पोंडेंट को ये रोका जाए कि ये मेरी प्रॉपर्टी में इंटरफेयर नहीं करें और मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल ना करें जबरन, बिना किसी विधिक प्रक्रिया को अपनाएं। ये एक सामान्य दावे हैं जो कोर्ट में फाइल होते हैं। और यूजुअली डिक्लेरेशन का दावा इसलिए फाइल करते हैं वकील की, इसमें कोर्ट फीस जो है बहुत कम लगती है, मात्र 25 रुपये में काम हो जाता है इसमें। और जो दावा होता है इंजंक्शन का, उसमें लगती है मात्र कोर्ट फीस 10 रुपये की। तो ये दावे बहुत काम के इसलिए हैं क्योंकि एक छोटी फीस में एक अच्छा रेमेडी आप कोर्ट से ले रहे हो। अगर आप किसी के पास जाओ कि भाई मेरा ये काम है आप कर दो, तो 100, 200, 500, 1000, 2000 ये मामूली बात है। बट यहाँ तो कोर्ट सिर्फ आपसे ले रहा है 35 रुपये एक दावे को तय करने के लिए, है बड़ी बात। तो जस्टिस सबको मिले, ईजी मिले, तो उस संकल्पना को देखते हुए ऐसे प्रोटोकॉल कानून में हैं जहाँ पर हम इजी वे में जो है जस्टिस को अवेल कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यही है हमारे साथ में कि जब भी हम कोर्ट जाते हैं तो हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है या प्रॉपर जो है हमें वर्कआउट का प्रोसेस नहीं मालूम होता है, तो वहाँ हम डिफीट खा जाते हैं। तो हर मामले में कोर्ट फीस दी जाए ये आवश्यक नहीं है। डिक्लेरेशन और इंजंक्शन वहाँ पर एक आसान रेमेडी है जो कम फीस में जो है पॉसिबल है और इसके रिजल्ट जो है काफ़ी इफेक्टिव और गुड है। तो इन्होंने क्या करा कि दावा कर दिया कि भाई हमें मालिक घोषित करो और इंजंक्शन जो है उसकी मांग कर ली। आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई सेल डीड हुई है जिसमें आप पक्षकार नहीं हो, क्लियर है, और धोखे से किसी ने कर दी और आपकी प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो वहाँ पर कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड के बजाय आप डिक्लेरेशन में जा सकते हो। ये भी एक बाईपास है क्योंकि जो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट लॉ है जिसमें आप पक्षकार नहीं हो उसको कैंसिल कराने के लिए आपको कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं होती है। सिंपल बाय फाइलिंग अ सूट फॉर डिक्लेरेशन यू में ऑब्टेन द रिजल्ट एंड इवन दो इट इज़ नॉट नेसेसरी, आवश्यकता नहीं है, बट मन की संतुष्टि है, चुल मच रही है तो जाना तो पड़ेगा। तो जाने के लिए आसान रेमेडी है डिक्लेरेशन और इंजंक्शन। मात्र 35 रुपये में जो है काम हो जाएगा आपका, इससे बड़ा कोई खर्चा उसमें नहीं होता है कोर्ट फीस को लेके। बाकी तो जो एडवोकेट फीस है, जो अदर फीस है वो अलग बात है, बट जो अपरेंट जो स्टैम्प ड्यूटी मारती है आपको वो बहुत कम है। तो ये गया, इससे दावा कर दिया। अल्टीमेटली क्या करा रेस्पोंडेंट ने कि इस प्रॉपर्टी को आगे बेच दिया, 5 प्लॉट तो किसी और को और 6 प्लॉट किसी और को। ये बात जानकारी में थी कंसर्न वादी के, क्लियर है। उसके बावजूद भी कंसर्न वादी ने उन व्यक्तियों को पक्षकार बनने का प्रयास करा ही नहीं। दावा जो है चलता रहा, दावा जो है डिक्री हो गया और अल्टीमेटली ये दावा जो है कंसेंट जो प्लेंटिफ था वो हार गया। भाई देखो दावा जीते या हारे, प्लेंटिफ या रेस्पोंडेंट, पर दावे में डिक्री जरूर बनेगी। एवरी जजमेंट जो है वो सपोर्ट होगा बाय अ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड अ डिक्री, और जिसके लिए ऑर्डर 20 रूल 6 सीपीसी में जो है प्रोटोकॉल, इसको जाके आप पढ़ सकते हो। साथियों इस मामले में क्या था, फिर जब अपील हुई तब ध्यान आया कंसर्न अपीलांट को कि भाई मेरे से तो गलती हो गई है। अपीलांट मीन्स प्लेंटिफ को, और जो 2 व्यक्ति थे जो प्रोस्पेक्टिव ट्रांसफरी थे उनको यहाँ पार्टी बनाना चाहिए था। अगर मैंने पार्टी नहीं बनाया तो वहाँ नुकसान हो गया मेरा, और इस बात को कोर्ट ने मेंशन भी करा अपने फैसले के अंदर। तो इसने क्या करा, अपील के स्टेज में एक अर्जी लगा दी ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी में कि भाई उन दोनों व्यक्तियों को जो है पक्षकार बनाया जाए। कोर्ट का कहना यह था कि ट्रायल कोर्ट में आप कहाँ थे, अगर संज्ञान में कोई फैक्ट था आपके और वो फैक्ट कोर्ट भी सस्टेन कर रहा है अपने फैसले में, तो उस समय क्यों नहीं पक्षकार बनाया आपने। अगर पक्षकार नहीं बनाया आपने तो आपने ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी का राइट जो है वेव कर दिया, कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, पिटिशन रिजेक्ट। उसके बाद मामला जो है हाईकोर्ट पहुंचा, सारी बातें हाईकोर्ट को बताई। हाईकोर्ट ने एक बात कही
कि जिस रेट के अंदर आप हमारे पास में आए हो उसका एक ही ऑब्जेक्ट है, टू चेक आउट द एरर मैनिफेस्ट ऑन द रिकॉर्ड। अगर फेस पे कोई एरर दिख रहा है तो हमें इसको क्या और करना है, यहाँ पर क्या एरर है भाई। ये तो फैक्ट है कि आप एक प्रॉपर्टी को परचेस कर रहे हो, ये भी फैक्ट है कि उस प्रॉपर्टी को लेकर आपका विवाद है रेस्पोंडेंट से, ये भी फैक्ट है जिसको लेकर आपने सिविल सूट कर दिया, ये भी फैक्ट है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सिविल सूट ये प्रॉपर्टी बिक गई, ये भी फैक्ट है कि आपने जानकारी में आने के बाद ये फैक्ट की ये प्रॉपर्टी बिक गई है, मीन्स सील्ड हो गई है। उस सील्ड को ना चैलेंज करा ना उन व्यक्ति को पक्षकार बनाया, तो कुल मिला के जो कॉज ऑफ एक्शन था ऑर्डर 2 रूल 2 CPC का, उसके अगेंस्ट जो है आपने अपने दावे को प्रोसीड कराया। और इसके अलावा जो ऑर्डर 1 रूल 10 CPC का रेमेडी अवेलेबल था आपके पास में, उसको आपने अवेल ही नहीं करा। जब ऐसी कोई रेमेडी आपने अवेल नहीं करी है तो कोर्ट तो फैसला करेगी अपना। अब कोर्ट ने जब फैसला कर दिया तो आप उस फैसले में कमी ढूंढ रहे हो, और कमी ढूंढते हुए बाईपास करते हुए आप उन कंसर्न व्यक्तियों को पक्षकार बनाने की कोशिश कर रहे हो जिनको नीचे सुनवाई का मौका नहीं मिला। वो अधिकार जो उनको मिलने चाहिए थे, वो अधिकार क्या है, द राइट टू गेट अ नेचुरल जस्टिस। वो पार्टी बनते हैं, अपना जवाब फाइल करते हैं, फिर एविडेंस आप लीड करते हैं, आपसे जिरा करते हैं, फिर वो अपने एविडेंस लीड करते हैं, आप जिरा करते हैं। तो ये हम रूल आउट करते हैं कि वो जो परचेजर है वो मेलाफाइड है या बोनाफाइड है। जब तक उनको ऐसा मौका ही नहीं मिला तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं ये डेलिब्रेट हैं। तो अचानक से एक नई स्टेज पे विदाउट शो कॉज नोटिस उन्हें पक्षकार बनाना ये अपने आप में ही उनके अधिकारों को प्रभावित करने वाला होगा। तो कोई भी एरर जो है दिखाई नहीं दी कोर्ट को। दूसरी बात ये है कि सेक्शन 52 TP एक्ट का अगर प्ली ले रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी बिक गई तो ये गलत हो गया, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई फैक्ट आपके संज्ञान में है तो उस पर तुरंत एक्शन लेना भी आपकी ड्यूटी है। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आप अपने राइट्स को वेव कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप सबने लिमिटेशन एक्ट पढ़ा होगा, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के लिए रेमेडी के लिए लिमिटेशन दे रखा है, मीन्स टाइम पीरियड दे रखा है। अगर रेमेडी अवेल नहीं हुई उस टाइम में तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, ट्रबलसम होगा, और केस होने के बावजूद भी या कॉज ऑफ एक्शन होने के बावजूद भी आपको वहाँ रेमेडी नहीं मिल पाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जो कुछ भी अनर्थ हुआ या जो कुछ भी गलत हुआ, दोनों ही बातें एप्लीकेबल है। तो वहाँ पर ड्यूटी थी कंसर्न व्यक्ति की कि आपत्ति दर्ज करना। अगर दर्ज नहीं करी आपत्ति तो उसको वहाँ पर कोर्ट ने जो है वेवर मान लिया, और जो ये कंसर्न ऑर्डर थे उसको अपील करते हुए जो कंसर्न रिट थी उसको जो है डिसमिस कर दिया। तो कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो भी एरर आप आइडेंटिफाई करते हो रिट में, इट शुड बी फ्लैग्रेंट। अगर एरर जो है फ्लैग्रेंट नहीं है, भयावह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम जनरल कॉज ऑफ एक्शन पे केस जो है कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये फैसला जो है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात कि अगर वादी ने केस किया हमारे खिलाफ तो वो क्या केस लेके आ रहा है उसको पहले एग्जामिन करें। नंबर 2 उसका कॉज ऑफ एक्शन क्या है उसको एग्जामिन करें। क्या वो ऑर्डर 2 रूल 2 CPC का टेस्ट जो है पास कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि किस किस व्यक्ति को उसे पक्षकार बनाया। चौथी बात रेमेडी क्या है, और जो रेमेडी है उसको एज पर लॉ मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते। अगर इन पॉइंट पर आपने काम कर लिया तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर गलती करी कंसर्न वादी ने, पर्चो पर प्रतिवादी, उसको मालूम था जो ये गलती कर रहा है वो ऐसी गलती है जिसका परिणाम जो है इसको भुगतना पड़ेगा। पक्षकार ने बनाया, दावा खारिज हुआ इस पॉइंट पे कि जो नेसेसरी पक्षकार थे उसको आपने एरे नहीं करा, तो हम आपका केस जो है डिक्री कैसे करेंगे, केस में जो है जजमेंट कैसे पक्ष में देंगे आपके। तो ये जो एरर थी वो केस को हिला के रख गई, केस का जो बेस था उसको अफेक्ट करके चली गई। अल्टीमेटली अच्छा केस होने के बावजूद भी, प्रॉपर्टी का मालिक होने के बावजूद भी वो कोई रेमेडी सीख कर ही नहीं पाया। तो हल्की हल्की गलतियाँ हैं, जरा सी गलतियाँ हैं, पर वो गलतियाँ जब हो जाती हैं तो बहुत भारी पड़ती हैं पक्षकार को। तो इससे जब भी केस को लड़ो तो विशेष ध्यान दो इन चीज़ों के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर, ताकि राइट्स अफेक्ट ना हो। और कंसर्न पे प्रतिवादी है वो बैठे घात लगा के देखता रहे भाई क्या एरर है। अगर एरर पकड़ पा रहा है, क्लेवर एड कर रहा है, तो वहाँ पर उसको फ़ायदा मिल जाएगा। और एक बात कही भी जाती है कि जो लोग विजिलेंट नहीं है कानून जो है साथ उनका देता नहीं है। तो विजिलेंसी का मतलब ये नहीं कि आप कोर्ट से जो थैला उठा के कि वकील साहब में आ गया और चलो कोर्ट में बहस करने है, ऐसा कभी मत करो। आप विजिलेंट रहो, मतलब आप क्लेवर एड करो, और आपको केस का ध्यान होना चाहिए पूरा कि केस चल क्या रहा है और अल्टीमेटली केस में हम क्या टप ऑन कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमारे स्टेप्स क्या है। अगर आप स्ट्रेटेजिकली वर्कआउट कर रहे हो, स्टेप्स क्लियर हैं और ढंग से आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आपके रिजल्ट्स आने की स्थिति रहेगी। रादर देन दोस्त कि वो कोर्ट पहुँच गए और बैठे घंटों घंटों कुछ हो नहीं रहा है। तो अपने वकील को दोष देने के बजाय, कोर्टों को दोष देने के बजाय खुद बनो विजिलेंट। अगर खुद आप होशियार रहोगे, अच्छा वर्कआउट करोगे, तो वहाँ पर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, हमें नॉलेज ही नहीं है। मैं आपको करना क्या है, अपने केस का सबसे पहले ब्रीफ करो। दूसरी बात, क्या क्या फैक्ट आपकी जानकारी में वो देखो। तीसरी बात, एविडेंसेस क्या है वो देखो। उसके बाद जाओ वकील के पास में। आप क्या पहले पहुँचते हो वकील के पास में, फिर आप काम करते हो अपने केस पे, ऐसा कतई मत करो। सेल्फ असेस ब्रीफ तैयार करो, असेस करो कि भाई हमारा केस में क्या हमको दिख रही है पोजीशन। अगर कोई भी एरर दिखता हो, क्वेश्चंस बनाओ, वकील से क्लेरिफाई करो या एक्सपर्ट से क्लेरिफाई करो, तभी अपन जो है लड़ पाएंगे, रिजल्ट ला पाएंगे। अदरवाइज ऐसे ही जो वादी हार गया वही हाल जो है हमारा हो जाएगा। तो इसलिए
आपको अगर केस को लड़ना है तो विजिलेंट रहना पड़ेगा दोनों ही पार्ट पे, अगर वादी हैं तब भी और अगर आप प्रतिवादी हैं तब भी। अगर नहीं रहेंगे तो नुकसान जो है आपको वहाँ पर झेलना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने कंसेप्चुअली क्लियर करा आपको एक नया पर्सपेक्टिव कानून का। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।